हेलो फ्रेंड्स। कंपनी एनालिसिस सीरीज की अगली वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं इसमें किसी भी सिक्योरिटी को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रही। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंसाइट्स देता है। ये स्टेटमेंट बिजनेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है, जिससे कि नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है। इन सिंपल वर्ड्स ये बताता है कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा खर्च किया और उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ हो रही है और उसके खर्चे किन चीजों पर ज्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा ये स्टेटमेंट सभी स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इन्वेस्टर्स इसे देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं और उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है। मैनेजमेंट के लिए ये कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने और सुधारने में मदद करता है। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी इस स्टेटमेंट का यूज करती हैं टैक्सेस और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को इंश्योर करने के लिए। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, जो हर स्टेक होल्डर के लिए यूजफुल है। तो अब हम टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं टू डाउनलोड एनुअल रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन में एनुअल रिपोर्ट का लिंक गिवन है, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट। यहाँ से हम इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, ये टीसीएस की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। तो हम इसके कंटेंट पेज पर चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ढूंढते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने दो तरह के पी एंड एल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, इसमें मेन कंपनी यानी कि टीसीएस और उसकी सब्सिडरीज और एसोसिएटेड कंपनीज सभी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मिलाकर दिखाया जाता है। ये ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का कंप्लीट पिक्चर देता है, यानी कि सारे बिजनेसेस का हिसाब, कितना कमाया कितना खर्च किया। ये पूरे टीसीएस ग्रुप का रिपोर्ट कार्ड है। वहीं दूसरी तरफ जब हम स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक कंपनी यानी कि मेन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है, बिना सब्सिडरीज और एसोसिएटेड कंपनीज को इंक्लूड किए। इसके अलावा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में कुछ जरूरी चीजें होती हैं। जैसे कि इसमें जो सब्सिडरीज के बीच की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि एक टीसीएस सब्सिडरी ने दूसरी टीसीएस सब्सिडरी को कोई सॉफ्टवेयर बेचा, तो ये सेल रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इंक्लूड किया जाता है, जो कि पार्शियल ओनर्स का शेयर होता है। जैसे कि अगर टीसीएस कोई सी छोटी कंपनी को खरीदती है तो उसमें टीसीएस मेजर ओनर बन जाती है और पार्शियल ओनर्स को माइनॉरिटी शेयर्स के माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है और उस उनके शेयर्स को अलग से दिखाया जाता है। और इसमें एसोसिएटेड कंपनीज के जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं उसको भी इक्विटी मेथड से एडजस्ट करके दिखाया जाता है। जैसे कि अगर टीसीएस का किसी कंपनी में 30% स्टेक है, तो उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का 30% टीसीएस की कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अलग से दिखाया जाता है। तो अब हम टीसीएस का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, जो कि 2,40,893 रुपए का है। तो ये कंपनी के नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से जनरेट होने वाला रेवेन्यू होता है, जैसे कि सेल्स और सर्विसेज इनकम। तो ये टीसीएस की आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनीज को बेचकर जो उन्होंने पैसा कमाया है, वो इन्होंने इधर लिखा है। वो उनका ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। तो ये इनकी 2024 की टोटल सेल्स है। इसके बारे में इन्होंने डिटेल में यहाँ पर नोट में दिया है, नोट नंबर 12। ये देखिए, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कंपनी जो है मेनली आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन से पैसा कमा रही है। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि कंपनी अलग अलग तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रही है।
और कंपनी बेसिकली रेवेन्यू को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स और सेल्स के बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर रही है, लेकिन बेसिक चीज यही है कि कंपनी रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करती है जब वो अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल कर लेती है। इसके अलावा ये नीचे कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को शो करें कि इस साल इनका रेवेन्यू बढ़ा है, पिछले साल से ज्यादा है। और इन्होंने मेजरली कंसल्टेंसी सर्विसेज को बेचकर ही पैसा कमाया है ज्यादातर, इस यही इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहा है। और इसके अलावा इन्होंने सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस को बेचकर भी इतना पैसा कमाया है, ये भी पिछले साल से ज्यादा है, 2,758 करोड़ रुपए। ठीक है। तो इधर इन्होंने नेक्स्ट कंपोनेंट दिया है अदर इनकम। ये वो इनकम होती है जो कंपनी के डायरेक्ट बिजनेस ऑपरेशन से नहीं जनरेट होती, जैसे कि कोई छोटी मोटी इनकम हो गई, इन्वेस्टमेंट से कोई गेन या लॉस है, या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है। ये सारी इनकम इनको इन्होंने इधर क्लब करके दी हुई है। नोट नंबर 13 में इसके बारे में इन्होंने डिटेल में दिया है, हम जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम। तो ये दोनों का टोटल करके इनकी ये टोटल कमाई इन्होंने यहाँ पर दिखाई है, 2,45,315 करोड़ रुपए। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये सब कमाई करने के लिए, ये इनकम जनरेट करने के लिए इन्होंने कितना खर्चा किया है। तो ये इन्होंने खर्चों की लिस्ट दी है यहाँ पर। सबसे पहला खर्चा है इनका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये इनका सबसे बड़ा खर्चा है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये शो हो रहा है 1,40,131 करोड़ रुपए इन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पर खर्च किए हैं। इसके बारे में डिटेल में इन्होंने नोट नंबर 14 में लिखा है, जिसमें ये बता रहे हैं कि इनके जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं पिछले साल से इस साल ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसमें इन्होंने सैलरीज हो गया और वेलफेयर कॉस्ट है या फिर फंड्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो सब किया है। और इनके एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस भी बढ़ गए हैं जो कि पिछले साल से ज्यादा बड़े हैं। और लेकिन और ये बता रही है कि इनके एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस भी बढ़ गए हैं, लेकिन इनके पास प्रॉपर फंड्स हैं कि ये अपने एम्प्लॉयज को जो प्रोमिस किए हैं उन सबको फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस के बारे में बताया, ये भी इनका पिछले साल से इस साल बढ़ा है, ये खर्चा भी, जिससे कि ये शो हो रहा है कि ये कंपनी जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। नेक्स्ट इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट के बारे में बताया है, ये इनकी स्टेबल है, 778 करोड़ रुपए, पिछले साल 789 करोड़ रुपए थी, यानी कि ये स्टेबल रही है इनकी। और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस दिखाए इन्होंने, ये पिछले साल से इस साल कम हो गए हैं। और इन्होंने लास्ट अदर एक्सपेंसेस दिखाए हैं, जो ये भी इनके पिछले साल से इस साल कम हुए हैं। इसमें इन्होंने बताया नोट में पीछे कि इनकी जो कंसल्टेंसी फीस है वो इस साल कम थी, कम खर्चा हुआ उस पर, लेकिन जो अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे कि ट्रैवल है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो सब बड़े हैं। इसी वजह से इनका ये इस साल इनका जो अदर एक्सपेंसेस का है ये कम आया है। ठीक है। तो ये टोटल मिला के इनके एक्सपेंसेस हो गए 1,82,360 करोड़ रुपए। ठीक है। तो अब इन्होंने प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स दिया है, जो कि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आया है। ठीक है। अब हम एक्सेप्शनल आइटम की बात कर लेते हैं। इस आइटम को अलग से प्रॉफिट एंड लॉस लॉस स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि ये एक अनयूजुअल और वन टाइम आइटम होती है। जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, या फिर कोई कंपनी के अगेंस्ट किसी ने लीगल क्लेम कर दिया, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हो गई। तो ये सब अलग से दिखाई जाती है ताकि कंपनी की ट्रांसपेरेंसी के बारे में अच्छे से इन्वेस्टर्स को पता लग सके, उनको पता लग सके कि वो कि कंपनी इस तरह की आइटम्स को अलग से मेंशन करती है। तो इस तरह से इन्होंने ये दिखाया कि इनका जो एक सेटलमेंट ऑफ लीगल क्लेम था, जिसके बारे में इन्होंने नोट नंबर 20 में बताया है। इसमें ये कह रहे हैं कि इनका कोई एपिक कॉरपोरेशन ने इनके खिलाफ कोई लीगल क्लेम फाइल कर दिया था, जिसका सेटलमेंट पिछले साल से 1-2 सालों से ये कर रहे हैं। और इस साल भी इन्होंने उसका जो बैलेंस अमाउंट था वो पे किया है। तो इस बैलेंस अमाउंट को इन्होंने एक्सेप्शन आइटम में डाल दिया। तो ये घटाने के बाद यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 61,997 करोड़ रुपए। ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद इन्होंने टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में बताया, इसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, ये भी इन्होंने नोट नंबर 17 में दिया है।
यहाँ पर हम जाके डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने दिया। यहाँ पर मेनली इन्होंने ये बताया कि इनका टैक्स जो है पिछले साल से इस साल इन्होंने ज्यादा पे किया है, और कुछ सेज स्कीम्स के बिहाफ पे इनको टैक्स बेनिफिट मिला है, और कुछ बर्डन भी रहे हैं इनके ऊपर टैक्स बर्डन भी रहा है, कुछ टैक्स रजीम और कुछ रेगुलेशंस की वजह से। लेकिन कुल मिला के इन्होंने इस साल ज्यादा ही टैक्स पे किया है, और लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहा है इनका ये टैक्स का, बट इन्होंने कुल मिलाकर इसको कवर अप करके इन्होंने इस साल भी ज्यादा टैक्स पे किया है। ठीक है, तो ये इनके टोटल टैक्स एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, इसको घटाने के बाद इनका आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये है 40,099 करोड़ रुपए। ये है जो इनकम जो शेयर होल्डर्स के लिए है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, सारे खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो है ये फाइनल प्रॉफिट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने टीसीएस का प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कार्ड देखा। इससे हमने देखा कि टीसीएस ने 2024 में कितना पैसा कमाया, कितना पैसा खर्च किया, और उसको कितना प्रॉफिट हुआ। और ये बात याद रखने वाली है कि ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, स्टैंड अलोन प्रॉफिट नहीं है। तो हम इसी तरह से सेम प्रोसेस को फॉलो करके स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना सीखेंगे, जैसे कि कैसे पता करें कि टीसीएस की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी, कैसे पिछले साल के डेटा को कंपेयर करें, और इसके अलावा हम रेशोज भी सीखेंगे जिससे कि हमें टीसीएस की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।